गौरी नंद की नकल करने वाली काली बहू। आनंद काजल से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। काजल का मन इसी बात में उसे खाए जा रहा था कि कहीं उसकी सास और ननंद उसे उसके काले रंग के लिए ठुकरा न दे। आनंद बेटा, कौन है ये लड़की? माँ, ये काजल है। मैं काजल से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। ये सुनकर सुधा गुस्से में अपने बेटे आनंद को भला बुरा सुनाते हुए कहती है, क्यों रे आनंद, इतनी जल्दी पड़ी थी तुझे शादी की कि तूने अपनी माँ को बताया भी नहीं और शादी कर ली? माँ, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना? हाँ माँ, ये लो आरती की थाली, हमारी भाभी का वेलकम करो। इसके बाद सुधा घूंघट में खड़ी अपनी बहू की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करती है। जिसके बाद काजल की दोनों ननंद उसका घूंघट उठाती हैं और जैसे ही वो काजल का काला चेहरा देखती हैं तभी आनंद पूछता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहनों, भाभी पसंद नहीं आई क्या? नहीं तो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी अच्छी हैं। अपनी ननंद की तारीफ में हिचकिचाहट भरी देखकर अचानक से काजल की आंखें अपनी ननंद के सुंदर गोरे चेहरे पर चली जाती हैं और वो मन में कहती है, अरे मेरी दोनों ननद तो एकदम हूर की परी जैसे सुंदर है और सासू माँ भी शकुंतला से कम नहीं है। इस घर में मैं ही एक काली हूँ, कहीं मेरी ननद इस बात का फायदा उठाकर मुझे मेरे पति को फुसलाकर मुझसे अलग ना कर दें और मुझे घर से ना निकाल दें। नित्या और शनाया की सुंदरता देखकर सुधा की काली बहू काजल के मन में डर बैठ गया। अगले दिन काजल जल्दी उठकर घर की सफाई करके अपनी सास और ननंद के लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर मेज पर लगाती है। इतने में काजल की दोनों ननंद हल्के रंग का सुंदर सा सूट पहनकर वहां आती हैं। अरे क्या बात है नंद जी, इस सूट में आप दोनों के खूबसूरत चेहरे और भी ज्यादा खिल रहे हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट भाभी। आपको पता है भाभी, आजकल ये सिंपल सोबर सूट मीशो पर एकदम ट्रेंड में है। इसे पहनकर लड़कियों का गजब का लुक आता है। ये सुनकर काजल को भी अपनी ननंद के जैसे सुंदर दिखने की चाह होती है और वो कमरे में आकर अपने आप को शीशे में देखती हुई कहती है, अगर मैं इस नेट की साड़ी की जगह अपनी दोनों ननद के जैसे सूट पहनूं तो मैं भी उनके जैसे सुंदर लगूंगी। इसके बाद काजल फटाफट से मीशो से अपनी ननंद की कॉपी करके वैसा ही सूट मंगवाती है। अगली सुबह साड़ी की जगह सूट पहनती है। ये देखकर उसकी सास सुधा कहती है, अरे ये क्या काजल बहू, इतना हल्का कलर क्यों पहना है तूने? अरे एक तो तेरा रंग इतना पक्का है, उस पर तूने ये पहन लिया है, ये नहीं जच रहा। ओहो मम्मी, जाने भी दो ना, अगर भाभी का मन है तो उन्हें पहनने दो। वैसे भी भाभी इस ऑरेंज कलर के सूट में अलग ही लग रही हैं। अपनी दोनों ननंद के मुंह से तारीफ सुनकर काजल शक भरी सोच में पड़कर कहती है, कहीं मेरी दोनों गोरी चिट्टी ननद इस कॉम्प्लीमेंट में मेरे काले रंग का मजाक तो नहीं बना रही है ना? कौन बताएगा मुझे कि मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं? काजल ऐसा सोचते हुए घर के सारे काम खत्म करके अपने कमरे में आती है, जहां आनंद कहता है, क्या बात है काजल, ये सूट तुम पर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आनंद के ऐसा कहने पर काजल को संतुष्टि मिल जाती है। एक दिन जब बहू चाय लेकर अपने ननंद के कमरे में आती है तो अपनी ननंद के चेहरे पर फेस पैक लगा हुआ देखकर वो पूछती है, नित्या, शनाया, ये तुम दोनों ने अपने चेहरे पर क्या लगाया हुआ है? भाभी, ये निविया का फेस पैक है, इससे चेहरे पर जमी धूल मिट्टी हट जाती है और चेहरा गोरा और ग्लोइंग हो जाता है। अपनी ननंद नित्या को ऐसा कहता देखकर काली बहू के मन में गोरा होने के अरमान आ जाते हैं और वो कहती है, फिर तो मैं भी इस फेस पैक को लगाकर गोरी हो सकती हूँ ना? मेरी प्यारी ननद, क्या मैं भी ये फेस पैक लगा लूं? क्यों नहीं भाभी, ये लीजिए, आप भी लगा लीजिए। इस तरह एक बार फिर काली बहू अपनी दोनों ननंद की कॉपी करती है। ऐसे ही दिन बीतता है। काजल अपनी ननंद की हर चीज की कॉपी करती थी। एक दिन, आनंद भैया, प्लीज हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम दोनों बहनों को बिग बाजार जाना है सैंडल की शॉपिंग करने। हाँ हाँ, ये लो मेरी प्यारी बहनों, ये पैसे लो और जी भर कर शॉपिंग करना। अपने पति को अपनी ननंद को पैसे देता हुआ देखकर काली बहू चिढ़कर कहती है, यहाँ मैं अपनी दोनों नंद की लेवल के जैसे सुंदर होने के लिए कितना कुछ कर रही हूँ, मगर मेरी ननद कितनी खर्चीली है। आनंद, चलो लाओ, मुझे भी पैसे दो। मगर काजल, तुम पैसों का क्या करोगी, क्योंकि सब्जी तो मैं ले आता था। ये क्या बात हुई आनंद, अपनी बहनों को पैसे देते वक्त तो तुमने कुछ नहीं पूछा और बीवी के साथ सीआईडी चित्र इंस्पेक्शन कर रहे हो। अरे अरे, क्यों अपना पारा बढ़ा रही हो, तुम्हें पैसे चाहिए ना,
ये लो। काजल की बातों में झलकता बदलाव आनंद को सोच में डाल देता है, जिसके बाद काजल अपनी दोनों ननंद की नकल करती हुई बिग बाजार आती है और जो जो ननंद खरीदती हैं काजल वैसे ही सेम कपड़े और सैंडल खरीदती हैं और अपने घर चली आती हैं। अब धीरे धीरे काजल की कॉपी करने की आदत ससुराल की सभी सदस्य को साफ साफ नजर आने लगती है। फिर एक दिन घर में पार्टी की प्लानिंग चल रही होती है। अरे क्या बात है मेरी प्यारी प्यारी ननद, कौन सी पार्टी की प्लानिंग चल रही है यहाँ? वो भाभी, हम दोनों बहनों का बर्थडे आ रहा है ना, बस उसी की प्लानिंग। अच्छा तो बताओ मेरी प्यारी प्यारी ननद अपनी बर्थडे पार्टी में क्या पहनने वाली हैं? भाभी, हम दोनों ने मजेंटा कलर का बैकलेस गाउन खरीदा है और उसके साथ मैचिंग ईयरिंग और हाई हील्स। ये रही पिक। ड्रेस देखकर काजल की आंखों के सामने अपनी दोनों गोरी चिट्टी ननंद की सुंदर सी आकृति बन जाती है। फिर क्या था, काली बहू के सर पर दोनों गोरी ननंद के जैसे सुंदर दिखने की सनक सवार हो जाती है, जिसके बाद काजल फिर से अपने दोनों ननंद की नकल करते हुए वैसी ही ड्रेस, झुमके और सैंडल खरीदने पहुंचती है। अरे भाई साहब, जरा मुझे ये गाउन दिखाना। अरे बहन जी, इस कलर का गाउन गोरी लड़कियों पर अच्छा लगता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ? हाँ, मुझे वही गाउन दो। दुकानदार काजल को गाउन दे देता है और शॉपिंग करके बहू घर चली आती है, जहां उसकी सास कहती है, अरे काजल बहू, कहाँ गई थी तू? अच्छा, तो आज भी तू शॉपिंग करने गई थी? अरे बहू हो, क्या हो गया है तुझे? क्यों इतनी फिजूल के खर्चे करती है? जब ये फिजूल खर्चे आपकी बेटियां करती हैं तब तो आप कुछ नहीं बोलती, और मुझसे आप अठन्नी चवन्नी का हिसाब करती हैं, जबकि ये घर मेरे पति के ऊपर चल रहा है। बहू की ये बात सास को बहुत खलती है। काजल ड्रेस पहनकर अपनी ननंद की देखा देखी मेकअप शुरू करती है और लड़खड़ाती हुई पार्टी में आती है, जहां नित्या और शनाया की सहेलियां जोर से हंसती हैं। इट्स सो फनी नित्या, ये तेरी भाभी है ना? ऐसा लग रहा है पूरे चेहरे पर सफेदी पोत ली है। अरे अन्नू, ये तो कॉपी कैट है, देखना अपनी दोनों ननद की नकल करते करते उन्हीं के जैसे गाउन और झुमके पहने, मगर बेचारी को पता ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी लग रही है। कहाँ तो नित्या और शनाया इस मजेंटा कलर में खूबसूरत लग रही है, वहीं ये काली लग रही है। इनफ गाइस, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी भाभी के लिए ऐसा भद्दा कॉम्प्लीमेंट करने की? चली जाओ यहाँ से। इस तरह जन्मदिन पर घर आई नित्या और शनाया की सभी सहेलियां चली जाती हैं। वहीं काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, नित्या, शनाया, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम दोनों की कॉपी नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं आनंद से शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे लगा कि औरों की तरह तुम दोनों के अंदर भी गोरे रंग को लेकर घमंड भरा होगा, और इसलिए मुझे लगा कि मेरी ननद आनंद को मुझसे छीनकर मुझे इस घर से निकाल देंगी, इसलिए सुंदर होने के लिए मैंने तुम दोनों की कॉपी की। भाभी, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? इंसान की सुंदरता उसके गोरेपन से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है, और आप हम सभी का इतना ख्याल रखती हैं, हमें खुश रखती हैं। अपनी ननद की नजर से देखिए भाभी, आप बहुत सुंदर हैं। हाँ बहू, और बहू घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए अच्छी लगती है, और इंसान का शक्ल से काले होना दिल से काले होने से कहीं ज्यादा अच्छा है। तू हमारे परिवार का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। अपनी सास की ये बात सुनकर काजल खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से काजल के मन से काले रंग का वहम मिट जाता है और दोनों ननंद भाभी खुशियों भरी नई शुरुआत करते हैं। रमेश गर्मी में ईंट की भट्टियों में काम कर रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। अरे आज तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हे भगवान, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाएगा। बेचारा रमेश ईंट की भट्टी में काम करता हुआ परेशान रहता है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद वो शाम को अपने घर को लौट आता है। अच्छा हुआ आप आ गए, गैस खत्म हो गई और मुझे खाना बनाना है। अरे भाग्यवान, लाओ मुझे सिलेंडर लाकर दे दो, मैं उसमें थोड़ी सी गैस भरवा कर ले आता हूँ। अंजना छोटा सा सिलेंडर रमेश को पकड़ा देती है, जिसके बाद रमेश वो सिलेंडर लेकर गैस भरवाने चला जाता है। जैसे ही रमेश सिलेंडर लेकर आता है, अंजना गैस चूल्हा जलाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, ओह बहुत गर्मी लग रही है। एक तरफ ईंटों की भट्टी में गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो उसके बाद यहाँ इस कमरे में गर्मी लगती है। तभी रमेश की बेटी रूपाली कहती है, पिताजी आप यहाँ पर एक एसी ही लगवा लो, उसके बाद हम भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में रहेंगे। मेरे दोस्त गोपाल के घर पर भी एसी लगा हुआ है। बेटा, वो लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर नहीं हैं, हम उनके जितना कमाते भी नहीं है बेटा।
क्या पिताजी, आप तो हमेशा ही ऐसा करते हो। रूपाली नाराज होकर कमरे में एक तरफ बैठ जाती है। तभी उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और वो कमरे से बाहर निकलती है और आंगन में आकर हाथ वाले पंखे से हवा करने बैठ जाती है। अजी, घर में बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है। कोशिश कीजिए कि घर में लगाने के लिए कूलर या अच्छा सा पंखा लेकर आ सके। जितना भी मैं कमाता हूँ उतना ही मैं घर के खर्चे में लगा देता हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे एसी लगवा सकता हूँ घर में। रमेश की बात सुनकर अंजना चुप हो जाती है और चुपचाप काम करती रहती है। वे लोग इतने गरीब थे कि वो किराए के मकान पर रह रहे थे। कभी उनके घर में आटा खत्म हो जाता तो कभी मसाले। इस तरह उनकी जिंदगी कट रही थी। और दूसरी तरफ रमेश के ऊपर उसकी बेटी की फरमाइश, जिसके चलते रमेश ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। जितना ज्यादा कमाऊंगा उतना ही अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। रमेश सड़ी गर्मी में मरकर भी ईंटों की भट्टी में काम करता रहता है, जिसके चलते उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। लेकिन इसके बारे में वो अपने घर में किसी को नहीं बताता। एक दिन अचानक से अंजना को रमेश का शरीर गर्म महसूस होने लगता है। इनका शरीर तो बहुत ज्यादा तप रहा है। लगता है ज्यादा ही मेहनत करने से इनको सर्दी गर्मी लग रही है। अंजना ऐसा कहते ही रमेश के माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक कर रही होती है कि तभी रमेश नींद से जाग जाता है। अरे क्या हुआ, तुम क्या चेक कर रही हो? आपकी तबीयत खराब हो रही है। ऐसी हालत में आप इतने दिनों से काम कैसे कर रहे हो? किसने कहा तुमसे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे काम करने के लिए जाना है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। रमेश ऐसा कहकर घर से निकलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप आज आराम कीजिए। अंजना अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे पूरे 1 महीने के लिए आराम करने को कहते हैं। अजी, आप घर में आराम कीजिए, कुछ समय तक मैं ही काम कर लेती हूँ। अंजना रमेश को काम करने से मना कर देती है और उसे घर में आराम करने के लिए कहती है, जिसके चलते वो एक अमीर औरत के घर पर काम करना शुरू कर देती है, जहाँ उसके घर के हर एक कमरे में एसी लगा होता है। अरे क्या बात है, यहाँ तो बहुत ठंडक है, ऊपर से एसी भी चल रहा है, काम भी आराम से हो जाएगा। वो पहले घर की सारी सफाई करती है और उसके बाद रसोई में जाकर खाना बनाती है। रसोई में भी एसी लगने की वजह से उसे जरा भी गर्मी नहीं लगती। काम पर उसका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। वह जब घर पर वापस आती है तो उसे गर्मी में चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती है। इन अमीरों की जिंदगी भी कितनी अच्छी जिंदगी होती है। एसी की हवा में दिन रात रहते हैं और कभी गर्मी नहीं लगती। इनके लिए तो हर एक मौसम एक समान होते हैं, कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन वही हम जैसे गरीबों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर्दी में सर्दी लगती है तो गर्मी में गर्मी। अरे माँ, आप तो खाना बनाते बनाते पूरी तरह पसीने में भीग गई हो। हाँ बेटी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो होना ही है, आखिर हम लोग गरीब जो हैं। अभी मैं यहाँ गर्मी में मर रही हूँ, लेकिन कल पूरे दिन आराम से एसी में काम करूंगी। माँ, आप अपने काम पर मुझे भी लेकर चलना, इसी बहाने मुझे एसी की हवा भी मिल जाएगी। अंजना रूपाली की बात मान लेती है और अगले दिन सवेरे होते ही वह अपनी बेटी को काम पर ले जाने के लिए तैयार कर देती है। जिसके बाद वह अपनी बेटी को अपनी मालकिन के घर ले आती है और अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, आज घर पर कोई भी नहीं था तो इसलिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ यहाँ ले आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो जब तक मैं यहाँ काम कर रही हूँ तब तक मेरी बेटी यहाँ रुक सकती है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इससे बोलना कि किसी भी सामान को हाथ ना लगाए। ऐसा कहकर शिखा अपने कमरे में चली जाती है और अंजना अपनी बेटी को रसोई में ले जाती है, जहाँ एसी की हवा में वो खाना बना रही होती है। एसी की ठंडी ठंडी हवा देखकर रूपाली कहती है, काश कि हमारे घर पर भी एसी होता माँ, फिर आपको पसीने में खाना ना बनाना पड़ता और हमें गर्मी भी नहीं लगती। ये सुनकर अंजना मुस्कुराती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ रूपाली घर देखते देखते शिखा के कमरे में पहुंच जाती है, जहां एसी की बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा आती है। अरे वाह, इस वाले कमरे का एसी तो सबसे ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है, कुछ देर यहीं रुक जाती हूँ। रूपाली वहां खड़ी होकर एसी की हवा खाने लगती है। तभी वहां शिखा आ जाती है और उसे देखकर कहती है, क्यों री, यहाँ तो चोरी करने आई है? मैं जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को अमीर के घर में आने का मौका ही चाहिए होता है और तुम चोरी करके चले जाते हो। शिखा के चिल्लाने की आवाज से अंजना वहां पहुंच जाती है। हाँ हाँ, आ जाओ, तुम भी आओ। मैं जानती हूँ चोरी करने के लिए यहाँ पर आई हो तुम दोनों। अब मैं तुम्हें यहाँ और काम करने नहीं दे सकती, जाओ यहाँ से चली जाओ। मालकिन, आप ऐसा मत कहिए, मैं तो यहाँ सिर्फ एसी की हवा खा रही थी। मेरी बेटी चोर नहीं है मालकिन, ज्यादा मच मच करने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ तुम जैसे गरीबों के बारे में।
अब तुम दोनों यहाँ से जाती हो या मैं धक्के मार कर निकालूं? शिखा के कहने पर अंजना अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। ये सब मेरी ही गलती है माँ, अगर मैं उस कमरे में ना जाती तो आपकी मालकिन आपको नौकरी से ना निकालती। चिंता मत करो बेटी, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। ये कहने के बाद अंजना को अचानक से याद आता है कि उसने रसोई में गैस खुली ही छोड़ दी थी। रूपाली को घर जाने के लिए वो कह देती है और ये बात बताने शिखा के घर वापस लौट जाती है। जैसे ही वो घर पर पहुंचती है, उसके सामने शिखा लाइटर जलाकर सिगरेट पीने वाली होती है कि तभी अचानक से अंजना उसका लाइटर छीनकर फेंक देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों से लाइटर छीनने की? मालकिन, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन मजबूर थी। आज अगर लाइटर जलता तो आपकी जान ही चली जाती, क्योंकि रसोई में गैस खुली रह गई थी और उसकी महक पूरे घर में फैली हुई है। अंजना शिखा को रसोई में लेकर जाती है, जिसके बाद वो गैस को बंद करती है और चारों तरफ की खिड़कियां खोलकर एग्जॉस्ट फैन चला देती है, जिससे सारी गैस घर से बाहर निकल जाती है। ये सब देखकर शिखा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अंजना से माफी मांगती है। तुम एक बहुत अच्छी औरत हो, तुम चाहती तो मुझे मरने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अंजना शिखा को माफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शिखा अपने पैसों से अंजना के घर पर एक एसी लगवा देती है, जिसके चलते रूपाली बहुत खुश होती है और रमेश भी अब उनके घर में गर्मी नहीं होती और वो एसी की ठंडी हवा में घर में खाना बना लेते हैं। वहीं अंजना शिखा के घर नौकरी करती रहती है। देखते ही देखते दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं और खुशी खुशी एसी की हवा में रहने लगते हैं। सुरेंद्र अपने परिवार के साथ धर्मपुर गांव के एक पुराने से कच्चे घर में रहते थे। उनके घर की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, बस ये था कि घर का गुजारा चल जाता था। एक दिन जब सुरेंद्र सांझ ढले थके हारे घर लौटे तो श्याम बोलता है, बाबूजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। अरे श्याम, ये क्या बोल रहा है बेटा? मैंने क्या सालों मेहनत करके इसलिए तुझे पढ़ाया लिखाया था कि तू मुझ जैसे 2 पैसे कमाने के लिए मजदूरी करे, और तू तो शहर जाने वाला था कॉलेज पढ़ने, फिर क्या हुआ? पिताजी, कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, हम गरीब उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आपने पहले ही मुझे पढ़ाने के लिए कितना कुछ किया है, अपनी ख्वाहिशों को मारकर अक्सर भूखा रहकर हमें खिलाया, और आज भी आप पाई पाई कमाने के लिए धूप में खून पसीना बहाते हैं। अरे बेटा, गरीबों की जिंदगी होती ही ऐसी है, घर चलाने के लिए उन्हें पसीना बहाना ही पड़ता है। तू बस जाने की तैयारी कर, बाकी सब अपने बाबूजी पर छोड़ दे। श्याम को शहर भेजने के लिए सुरेंद्र अपना खेत बेचकर किसी तरह अपने बेटे को पढ़ने भेज देता है, जहां श्याम का गोरा चिट्टा चेहरा देखकर अन्नू की आंखें चमक उठी। अन्नू कॉलेज की सबसे अमीर और घमंडी लड़की है, इसलिए कि उसके पिता कॉलेज के बड़े ट्रस्टी हैं। वो हमेशा सभी के सामने अपनी शेखी बघाड़ती। वाह, ये तो एकदम मेरे टाइप का है, टॉल एंड हैंडसम, इससे तो बात करनी होगी। अन्नू श्याम के पास आकर बोलती है, हाय हैंडसम, न्यू एडमिशन, एम आई राइट? जी हाँ, मैं इस कॉलेज में नया आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कमरा नंबर 15 कहाँ पड़ेगा? तुम तो मेरी क्लास में हो, लेट्स गो। अन्नू श्याम का हाथ पकड़कर क्लास में लाती है। देखते ही देखते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। श्याम को अन्नू का साथ अच्छा लगने लगा था, मगर अपनी गरीबी को सोचकर उसने कभी कुछ नहीं बोला। और आखिरकार एक दिन अन्नू श्याम से कहती है, श्याम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। अनु, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, मगर मैं एक गरीब घर परिवार का लड़का हूँ और तुम अमीर घर की लड़की हो। हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी गुजारा कर लूंगी, बस तुम मुझे ऐसे ही प्यार करना। इसके बाद श्याम अन्नू से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। तभी श्याम की माँ और बहन चंदा और गोरी अन्नू को छोटे कपड़ों में देखकर बोलती है, भैया, ये आप अपने साथ शहर से किसे लेकर आए हैं? गौरी, ये तुम्हारी भाभी हैं, अनु। माँ, मुझे माफ कर देना, मगर मैं अनु से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी कर ली, मगर आपको या बाबूजी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। श्याम की खुशी के लिए अन्नू के गरीब ससुराल वाले उसे अपना लेते हैं, जिसके बाद अन्नू की गरीब ननद गौरी कहती है, चलिए भाभी, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। जैसे ही अन्नू अपने कमरे में आती है तो कमरे की टूटी फूटी हालत देखकर अपनी अमीरी का शो ऑफ करके बोलती है, ओह गॉड, दिस इज टू मच। इस कमरे की हालत तो झुग्गी झोपड़ी से भी गई गुजरी है। ना कोई इंटीरियर है, ना कोई लुक, यहाँ तक कि कोई एसी भी नहीं है, और इस खटारे पंखे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। पता नहीं तुम सब इस
गर्मी और गरीबी में कैसे एडजस्ट करते हो? अन्नू अपनी ननद को नीचा दिखा रही होती है। तभी कमरे में श्याम आ जाता है और अन्नू चुप हो जाती है। अगले दिन श्याम के काम पर चले जाने के बाद अन्नू जैसे ही नहा धोकर बाहर आती है तो चंदा कहती है, अन्नू बहू आ गई, चल आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए अपने हाथों से कुछ मीठा बना दे। बहू जल्दी से किचन में आती है, जहाँ एक कोने में मिट्टी के चूल्हे के पास थोड़ी बहुत मसाले के डिब्बे और खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन थे। ओह गॉड, ये तो हद ही हो गई। ऐसा लग रहा है मेरा ससुराल हड़प्पा सभ्यता में जी रहा है। ये बोलकर बहू गुस्से में हलवा बनाती है। तभी चूल्हे से उठता धुआं पूरी रसोई में भर जाता है और अन्नू हलवा बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बहू अक्सर अपने गरीब ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाकर अपनी भड़ास निकालती। तभी एक दिन जब गौरी पढ़ाई कर रही होती है तो बहू बातों ही बातों में उसकी बेइज्जती करती है। गौरी, तुम्हारे पास कोई और टाइम नहीं होता क्या, जो शाम ढलते ही तुम किताबें लेकर शुरू हो जाती हो? अनु भाभी, मेरी परीक्षा आने वाली है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, ये झूठा दिखावा मेरे सामने मत ही करो गौरी, समझी? और आप माँ जी खाली बैठी हुई क्या मक्खियां मार रही है? ये लीजिए मटर छीलिए। और ससुर जी, आपको तो जरा सी भी शर्म नहीं आती, दिन भर घर में निकट्टू के जैसे पड़े रहते। ये नहीं कि कभी बाजार जाकर सब्जी खरीद लाएं, कोई छोटे मोटे काम ही कर ले। नौकरों जैसा हाल बनाकर रख दिया है मुझे अकेली बेचारी बहू का। अरे मेरा पति इस घर का खर्चा चलाता है और तुम सभी मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। इस तरह अमीर बहू अपने सीधे साधे गरीब ससुराल वालों पर अपने एहसान गिनवाती है। सभी की आंखों में आंसू भर आते हैं। घर के मुखिया सुरेंद्र टूटे मन से कहते हैं, बहू तू चिंता मत कर, आज के बाद तेरा ससुर तुझे घर में खाली बैठा नजर नहीं आएगा। ऐसे ही दिन बीतता है। बहू बड़ी ही चालाकी से अपनी सास और ननद पर घर के सारे कामों का बोझ डाल देती है और खुद सारा दिन ठाठ से बैठी रहती है और अपने गरीब ससुराल वालों पर रौब झाड़ती रहती। फिर एक दिन अन्नू को अपने प्रेग्नेंट होने का पता चलता है। ये सुनकर उसके गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल गए। बधाई हो बेटा, तू बाप बनने वाला है, बहू गर्भवती है। इतने दिनों बाद हम गरीबों के घर में खुशियां आने वाली हैं। हाँ माँ। श्याम भैया, देखना जब मेरा भतीजा या मेरी भतीजी इस दुनिया में आएंगे तो उनकी ये बुआ उन्हें ढेर सारा प्यार देगी। और मैं तो उसे कंधे पर बिठाकर झूला झुलाऊंगा। अपने ससुराल वालों के खुश होते चेहरे को देखकर अनु बोलती है, सासू माँ, ससुर जी, श्याम, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। मैं नहीं चाहती कि इस घर की बहू बनकर मैंने जो गरीबी झेली वो सब मेरा बच्चा भी झेले, इसलिए मैं और श्याम शहर सेटल होने वाले हैं। मेरे डैडी मुझे वहाँ बुला रहे हैं। अनु, तुम मुझे मेरे परिवार से अलग करने की सोच भी कैसे सकती हो? मेरे गरीब बाबूजी ने जिंदगी भर हड्डियां गलाकर मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और अब जब मेरी बारी है कि मैं उनका सहारा बनूं तो तुम मुझे उनसे अलग करना चाहती हो। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर सड़ते रहो अपने गरीब माँ बाप और बहन के साथ। आज से तुम्हारे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा कहकर अमीर घमंडी बहू अपना सूटकेस उठाकर जाने लगती है। तभी चंदा कहती है, ठहर बहू, श्याम तेरे साथ जाएगा। चला जा बेटा, वरना दुनिया यही कहेगी कि हमने तेरा घर तोड़ दिया। इसके बाद श्याम अन्नू के साथ शहर आ जाता है। शहर आकर अन्नू की जिंदगी अच्छी खासी कटने लगी, मगर श्याम की आंखों पर बस अपने गरीब परिवार वालों की झलक नाचती रही। वो हर पल उदास रहा करता। इस बीच अन्नू एक बच्चे की माँ बन जाती है। श्याम, श्याम, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उसे अभी तक अपनी गोद में भी नहीं खिलाया और मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा ला कर दो, कहीं से भी ला कर दो, मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा। अनु, शांत हो जाओ, हमारा बच्चा अभी यहीं था, नर्स ले गई होगी, अभी मैं जाकर पता करता हूँ। जिसके बाद श्याम अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। फिर वहाँ नर्स आकर अन्नू को उसका बच्चा देती है। अपने बच्चे को गोद में लेकर अन्नू बहुत रोती है और उसे एहसास होता है कि एक बच्चे को उसके माता पिता से दूर रखने का क्या दुख होता है, और उसे अपने ससुराल वालों की तकलीफ का एहसास होता है। जिसके बाद वह श्याम से रोते हुए कहती है, श्याम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारे माता पिता से दूर रखा। मेरे हर कदम पर तुमने मेरा साथ दिया, मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ली, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी पत्नी होकर भी तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई, तुम्हारी तकलीफ देख नहीं सकी। मुझे घर ले चलो श्याम, मुझे मेरे ससुराल ले चलो। श्याम, आज माँ बनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने एक माँ से उसका बेटा छीना है। इसके बाद अन्नू श्याम के साथ एक बार फिर अपने ससुराल आती है और अपनी गरीब सास ससुर के पैरों में गिरकर कहती है, सासू माँ, ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। मैंने अपने सुख के लिए एक माँ बाप से उसके बेटे को अलग कर दिया, मगर माँ बनकर मुझे एहसास हुआ कि अपनों से दूर होने का एहसास कितना दुख भरा होता है। अब मेरा बच्चा इसी घर आंगन में खेलेगा, जहाँ वह अपने दादाजी के कंधों पर बैठकर दुनिया देखेगा और अपनी बुआ से ढेरों प्यार पाएगा।
मैं जानती हूँ बहू कि तुझे एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जो हुआ उसे भुला दे। अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद अमीर बहू का घमंड चकनाचूर हो जाता है और वह अपने गरीब ससुराल वालों के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है। साथ ही वह घर आंगन अब उसे अपना सा लगने लगता है।